हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे NCERT क्लास 10 ज्योग्राफी के चैप्टर एग्रीकल्चर का 20th मॉड्यूल। पिछले मॉड्यूल में हमने पढ़ा एग्रीकल्चर का नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट में कंट्रीब्यूशन। इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर का फर्स्ट पार्ट। तो इस मॉड्यूल में हम क्या पढ़ेंगे? इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर, उसका फर्स्ट पार्ट। अब ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन मतलब लोगों की नेशनैलिटी के बियॉन्ड आपस में रिलेशंस। तो आज मार्केट में चाइनीज एप्पल्स भी हैं, कोरियन मोबाइल भी है और जापानीज कार्स भी हैं। लोग जॉब करने अमेरिका, ब्रिटेन और कई सारी कंट्रीज में जाते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत इजी हो गया है। इसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इस ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर पर क्या इम्पैक्ट हुआ है, हम इस मॉड्यूल में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। अब जो ग्लोबलाइजेशन है वो कोई नया फिनोमेना नहीं है, ये काफी पुराना है। ये कॉलोनाइजेशन के टाइम में, मतलब जब इंडिया में ब्रिटेन का रूल था, ये तब से है। उससे पहले यानी कि ऑलमोस्ट 19th सेंचुरी में जब यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया आए, तब भी ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था। उस टाइम इंडियन स्पाइसेस पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होते थे और साउथ इंडिया के फार्मर्स को एनकरेज किया जाता था इन्हें उगाने के लिए, मतलब स्पाइसेस को उगाने के लिए। आज भी स्पाइसेस इंडिया की इम्पोर्टेंट एक्सपोर्ट आइटम है। ब्रिटिश रूल के टाइम ब्रिटिशर्स का ध्यान इंडिया की कॉटन बेल्ट्स पर गया। कॉटन बेल्ट्स मतलब वो एरियाज जहां कॉटन प्रोड्यूस होती है। और तब उन्होंने क्या करा? तब उन्होंने इंडियन कॉटन को ब्रिटेन भेजना शुरू कर दिया। और क्यों शुरू करा? सोचो क्यों शुरू करा होगा? हाँ, इंडियन कॉटन ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल बन गया। ब्रिटेन की मैनचेस्टर और लिवरपूल की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज इसीलिए बढ़ी क्योंकि इन्हें इंडिया की बेस्ट क्वालिटी कॉटन मिलती थी। तो अभी तक हमने क्या करा? अभी तक हमने करा कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो एक नया फिनोमेना नहीं है, वो काफी पुराना है। और इसको हम ट्रेस बैक कर सकते हैं जब 19th सेंचुरी में यूरोपियन ट्रेडर्स इंडिया आए थे। और उस टाइम क्या होता था? इंडियन स्पाइसेस पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती थी। अब ब्रिटिश रूल के टाइम क्या हुआ? ब्रिटिशर्स का ध्यान जो है वो गया इंडिया की कॉटन बेल्ट पर, मतलब उस जगह जहां पर कॉटन प्रोड्यूस होता था। और तब उन्होंने क्या करा? इस कॉटन को ब्रिटेन भेजना शुरू कर दिया। और यह इंडियन कॉटन ब्रिटिश टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल बन गया। तो इस तरह से देखो कि ग्लोबलाइजेशन प्री कॉलोनियल टाइम से ही था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आपने हिस्ट्री में चंपारण मूवमेंट के बारे में तो पढ़ा ही होगा। ये मूवमेंट 1917 में बिहार से शुरू हुआ था। कहाँ हुआ था? चंपारण में। तभी तो इसका नाम चंपारण मूवमेंट है। क्या आपको पता है कि ये जो मूवमेंट हुआ था ये क्यों हुआ था? जरूर पता होगा, मगर फिर भी इसको एक बार और पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चंपारण के फार्मर्स को फोर्स किया। किस लिए फोर्स किया? कि वो अपने खेतों में, मतलब अपने फार्म्स में इंडिगो, जिसको हम नील कहते हैं, कपड़ों को सफेद करने के लिए नील डालते हैं ना, तो उन्होंने क्या करा? फार्मर्स को फोर्स करा कि अपने फार्म्स में वो इंडिगो की फार्मिंग करें। इंडिगो जो था ब्रिटेन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था, क्योंकि ये व्हाइट क्लोथ्स को
और चमकदार बनाता था। तो फार्मर्स ने मूवमेंट इसीलिए किया क्योंकि उन्हें फोर्स किया जा रहा था इंडिगो की फार्मिंग करने के लिए। अब क्या हुआ, जब वो इंडिगो की फार्मिंग करते थे तो वे अपने लिए फूड ग्रेन्स नहीं उगा पा रहे थे और वो भूख से मर रहे थे, उनको फूड ही नहीं मिल रहा था। और जो इंडिगो थी उसको ब्रिटिशर्स लेते थे बहुत कम पैसे में। तो ये था चंपारण मूवमेंट, जो इसलिए डिस्कस करा गया क्योंकि आपको एक अच्छी सी स्टोरी बतानी थी रिलेटेड टू द कॉटन एंड द टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन दैट वर इन मैनचेस्टर और लिवरपूल में। अब मॉडर्न टाइम की बात करते हैं। अंडर ग्लोबलाइजेशन 1990 में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद इंडियन फार्मर्स के सामने अचानक बहुत सारे न्यू चैलेंजेस आए। इंडिया बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर था। कौन कौन से प्रोडक्ट्स का? राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफी, जूट एंड बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्पाइसेस। तो क्या हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद फार्मर्स के पास, उनके सामने बहुत नए नए चैलेंजेस आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। इंडिया बहुत सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का प्रोड्यूसर था, लेकिन फिर भी जो हमारे प्रोडक्ट्स थे वो इंटरनेशनल मार्केट में डेवलप्ड कंट्रीज के एग्रीकल्चरल आइटम्स से compete नहीं कर पा रहे थे। जो हमारे प्रोडक्ट्स थे जब वो इंटरनेशनल मार्केट में गए तो वे compete नहीं कर पाए डेवलप्ड कंट्रीज से आए हुए प्रोडक्ट से। अब इसका रीजन क्या था? इंडिया था बहुत बड़ा प्रोड्यूसर मगर compete ही नहीं कर पा रहे थे विद डेवलप्ड कंट्रीज। अब इसका रीजन क्या था? इसका रीजन था एग्रीकल्चर पर हाई सब्सिडी जो डेवलप्ड कंट्रीज अपने फार्मर्स को देती हैं। अब ये हाई सब्सिडी हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे यहाँ यूरिया 50 रुपीस पर केजी है तो वहां पर मतलब डेवलप्ड कंट्रीज में उनके फार्मर्स को वो सिर्फ 10 रुपीस में मिल रही है। तो ये हो गई सब्सिडी, मतलब वही चीज हमारी कंट्री में फार्मर्स को खरीदनी पड़ती है ज्यादा पैसे देकर, और डेवलप्ड कंट्रीज में सब्सिडी है तो फार्मर्स को वही चीज कम पैसे में खरीदी जाती है। इसीलिए उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है तो क्रॉप्स के रेट्स भी कम होंगे। इस तरह से ग्लोबलाइजेशन ने इंडियन एग्रीकल्चर को एक बड़ा चैलेंज दिया है क्योंकि हमारे यहाँ फार्मर्स को इतनी सब्सिडी नहीं मिलती, उनको मार्केट से खरीदना पड़ता है और मार्केट रेट देना पड़ता है। कभी कभी किसी किसी प्रोडक्ट में सब्सिडी होती है मगर वो सब्सिडी हम कंपेयर नहीं कर सकते उस सब्सिडी से जो डेवलप्ड कंट्रीज में फार्मर्स को मिलती हैं। तो इसीलिए वहाँ के जो प्रोडक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, उनके रेट्स कम होते हैं और हमारे प्रोडक्ट्स उनके रेट्स ज्यादा होते हैं। तो अब चलते हैं और करते हैं एक क्विक रिकैप। तो शुरू करते हैं ग्लोबलाइजेशन से। ग्लोबलाइजेशन कोई नया फिनोमेना नहीं है, ये कॉलोनाइजेशन मतलब ब्रिटिश रूल के टाइम भी था और उससे पहले भी था। इंडियन स्पाइसेस दुनिया भर में एक्सपोर्ट किए जाते थे तो ये तब भी था। अब ब्रिटिश पीरियड में इंडियन कॉटन ब्रिटेन एक्सपोर्ट की जाती थी और मैनचेस्टर एंड लिवरपूल की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज फ्लरिश ही इसीलिए की क्योंकि उन्हें बेस्ट क्वालिटी इंडियन कॉटन मिलता था। तो अभी तक हमने क्या करा कि ग्लोबलाइजेशन कोई नया फिनोमेना नहीं है, वो बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। ये कॉलोनाइजेशन मतलब ब्रिटिश रूल के टाइम पर भी था और उसके पहले भी था जब यूरोपियन ट्रेडर्स आते थे इंडिया में और इंडियन स्पाइसेस जो हैं वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाती थी। फिर क्या हुआ, ब्रिटिश पीरियड में इंडियन कॉटन ब्रिटेन एक्सपोर्ट की जाती थी
और वहां पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी मैनचेस्टर और लिवरपूल की, वो इसीलिए फ्लरिश करी क्योंकि उन्हें बेस्ट क्वालिटी कॉटन मिलता था इंडिया से। अब जो है चलते हैं चंपारण मूवमेंट पे। अब चंपारण मूवमेंट इसलिए हुआ क्योंकि ब्रिटिशर्स जो हैं फार्मर्स को फोर्स कर रहे थे कि वो अपने खेतों में, अपने फार्म पर इंडिगो की फार्मिंग करें, जिससे ब्रिटेन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इंडिगो मिले। क्योंकि इंडिगो जो था वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट था टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए। अब क्या हुआ, फार्मर्स इंडिगो की खेती करने लगे, मगर उनके पास अब कोई लैंड नहीं बचा जिस पर वो अपने लिए ग्रेन्स उगा पाए। तो इसीलिए उनको अपने आप को सस्टेन करना इम्पॉसिबल हो रहा था। अब चलते हैं प्रेजेंट टाइम पर। ग्लोबलाइजेशन की वजह से 1990 से फार्मर्स इन इंडिया को न्यू चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? हालांकि इंडिया जो है बहुत से क्रॉप्स का मेजर प्रोड्यूसर है, पर फिर भी डेवलप्ड कंट्रीज से compete करना मुश्किल हो रहा है because of their highly subsidized agriculture. So now let's do a quick revision. Globalization is not a new phenomena. It was there at the time of colonization and even before that, when Indian spices were exported to many countries. During the British period, Indian cotton was exported to Britain. The textile industries of Manchester and Liverpool flourished because of best quality Indian cotton. The Champaran movement started in 1970s in Bihar because farmers were forced to grow indigo on their land because it was an important ingredient for the textile industry of Britain. Farmers were unable to grow food grains to sustain their families. Under globalization, after 1990, farmers were exposed to new challenges. Despite being a major producer of rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute, and spices, our agricultural products are not able to compete with developed countries because of their highly subsidized agriculture. तो यहाँ पे हमारा यह मॉड्यूल खत्म होता है और हमने इस मॉड्यूल पर बेस्ड सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स या जिसको आप कहते हैं कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझे हैं और रिवाइज करे हैं। तो अब इस मॉड्यूल पर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आप बहुत आसानी से आंसर कर सकते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चंस की ओर।